हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। तो आज हम दोबारा से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक न्यू वीडियो जो है वो लेकर के आए हैं। सेम इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा +3 और अगर आपने गलत जवाब दिया तो -1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू DBT। ठीक है, इस वीडियो में बहुत सारे हमने PYQs जो हैं वो DBT से भी उठाए हैं, ICMR से भी उठाए हैं, CSIR से भी उठाए हैं, है ना। तो जितने भी आपके JRF एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये मोस्ट प्रोबेबल आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से हमने उठाए हैं, क्योंकि बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और हर एक एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं जो है वो ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने उठा रखे हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लोरोफिल इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, क्लोरोफिल के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताया आपको कौन सी वाली बतानी है जो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है क्लोरोफिल A हैज़ अ मिथाइल ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल B हैज़ CHO ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है ओनली क्लोरोफिल A बट नॉट क्लोरोफिल B हैज़ अ Mg2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेटेड एट द सेंटर ऑफ पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ ये कर दिया है, इन्होंने बोला कि सिर्फ क्लोरोफिल A के पास जो है वो Mg2 पॉजिटिव होता है, लेकिन क्लोरोफिल B के पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया है द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल एंकर्स देम इनटू द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, है ना। तो ये बात तो सही है कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन में वो किससे जो है वो धसे होते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल की वजह से, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो राइट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनको मिलते हैं +3 और जिनका आंसर जो है वो गलत है उनका हो जाता है -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, क्रैन्स एनाटॉमी अकर्स इन। ठीक है, पहला ऑप्शन है लीव्स, दूसरा है फ्लावर, तीसरा है स्टेम एंड डी है सीड। ठीक है, आपसे पूछा है क्रैन्स एनाटॉमी कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीव्स में, है ना। हमने कल ही बात की थी, दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल, है ना। दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग होता है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाता है। जिनका सही है +3 मिल जाते हैं, जिनका गलत हो गया है उनको -1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, बोलते हैं जब लाइट रिएक्शन चलती है, फोटोसिंथेसिस होती है, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, ATP और NADPH। ठीक है, बोला फॉलोइंग आर सर्टन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, जब लाइट रिएक्शन होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या क्या सही है। ठीक है, हाँ, आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। तो आपके पास पहली स्टेटमेंट दी है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680 मूव्स फर्स्ट टू क्विनोन एंड देन टू फियोफाइटिन। ठीक है, दूसरी आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है P700 कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। तीसरी आपके पास दे रखी है NADPH इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। और फोर्थ आपके पास दे रखी है द हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द थैलेकोइड ल्यूमेन। तो आपके पास 5 सेकंड्स हैं, फटाफट से अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चूज़ अपना जो है आंसर वो कर लिया होगा। अब हम एनालिसिस करते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680,
है ना, P680 की अगर बात कर रहे हैं यानी कि फोटोसिस्टम 2 की बात कर रहा है, और हमें पता ही कि ये पहले होती है ना। तो यानी कि फोटोसिस्टम 2 से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फोटोसिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन होता है ना। और फिर वो जाकर के जो है वो पूरा क्यूनोन को, है ना, आगे आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कराता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए तो हो जाती है गलत। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला पहले क्यूनोन के पास आता है और फिर फियोफाइटिन के पास जाता है ना, तो ये तो गलत हो जाती है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में भी ए स्टेटमेंट है, बी में भी है, सी में भी है, यानी कि इस अकॉर्डिंग तो ये तीनों ही हो जाते हैं गलत। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया करने का। दूसरा, अगर आपको मान लो कि पूरा श्योरिटी चाहिए तो आप पढ़ लीजिए, है ना, कि बी वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है P700 कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी प्लास्टोसाइनिन। बिल्कुल सही बात है ना। जब PS2 होता है, PS2 होने के बाद प्लास्टोसाइनिन के पास वो अपना दे देता है इलेक्ट्रॉन, और फिर प्लास्टोसाइनिन उसको PS1 में भेजता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, NADPH इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, जब लाइट रिएक्शन में ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आता है PS1 के पास, फिर PS1 जो है वो फेराडॉक्सिन प्रोटीन को देता है ना। हमने कल ही ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से किया है। तो फेराडॉक्सिन प्रोटीन जो है उसके पास क्या एबिलिटी होती है, NADP, है ना, पॉजिटिव इस फॉर्म में पड़ा होता है, ये इसको रिड्यूस फॉर्म में ला देती है, दैट इज NADPH। तो यानी कि एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनता है, NADPH बनता है, और बीच में जब PS2 चलती है उस टाइम पे कौन सा बनता है, ATP बनता है ना। तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद बोला द हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द थैलेकोइड लुमेन। बिल्कुल सही बात है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, कल ही बताया था, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 इस तरह से, है ना, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड होते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, तो ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से ल्यूमेन में क्या, आपके जो हाइड्रोजन आयंस है ना वो इकट्ठे हो रहे होते हैं, और फिर ATP सिंथेज यहाँ पे लगा होता है। जैसे ही यहाँ से लगभग 4 प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो एक ATP का जन्म होता है। आई होप आपको ये सब कुछ याद है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कभी भी क्वेश्चंस को डिकोड नहीं कर पाओगे। तो यानी कि ये भी ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन लोगों ने बिल्कुल सही चूज़ किया है उनको मिल जाते हैं +3, जिन्होंने गलत चूज़ किया उनका हो जाता है -1। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है, C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया है फोस्फोनोल पायरुवेट। आपके पास मुझे लगता नहीं है कि टाइम देने की ज़रूरत है आप लोगों को, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा है क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 3PGA भी कहते हैं इसको, है ना, PGA से याद रख लो शॉर्ट फॉर्म में, फोस्फोग्लिसरेट। तो 3PGA जो है वो आपकी C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जिन्होंने आंसर सही दिया है उनको +3, जिनका गलत हुआ है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग C2, C3, C4 एंड कैम कार्बन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। ठीक है, तो आपको C2, C3, C4 कैम जितने भी हमने पाथवेज पढ़े हैं, है ना, उनकी आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं। आपको राइट आंसर को चूज़ करना है ना, आपको हाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है। पहला आपको स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है इन C3 साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन फेज is utilized for the biosynthesis of sugar, fatty acid and amino acid।
ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी स्टेटमेंट दी है, ड्यूरिंग C2 साइकिल ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लिसरेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। तीसरी आपको स्टेटमेंट दे रखी है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट इज सेवरल फोल्ड्स लोअर देन द एक्सटर्नल एटमोसफेयर। उसके बाद आपको बोला है, द स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स ओपन एट नाइट। ठीक है, आपके पास आराम से 5 to 10 सेकेंड्स आप ले लो और सोचो कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना के आंसर को टिक करो। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, बी है, सी है और डी दे रखा है। सोचिए, ध्यान से दिमाग लगा के सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपना ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं। ठीक है, हम स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस करते हुए चलते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, बोल रहे इन C3 साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन फेज इज यूटिलाइज्ड। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था कि 3 PGA बनता है ना। बोल रहे इन द बायोसिंथेसिस ऑफ शुगर फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड भी डाल दिया। अब फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड वाले में इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये वाला तो हो जाता है स्टेटमेंट गलत। हाँ, शुगर की सिंथेसिस वो कर सकता है ना। उसके बाद बी देखो, बोले ड्यूरिंग C2 साइकिल ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही बात है कि ग्लाइसिन जो है वो पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ना। ये आपको पता है, C2 साइकिल 3 ऑर्गेनेलिज में चलती है। उसके बाद ये बोल रहा है ग्लिसरेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट बी तो है बिल्कुल सही। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखो, बोला द कंसंट्रेशन ऑफ C2 इन बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट इज सेवरल फोल्ड्स लोअर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो ये कैसे सही हो सकता है ना, क्योंकि C4 प्लांट्स में आपको बताया था कल भी पेप कार्बोक्सिलेज होता है, तो आराम से एक्सटर्नल CO2 जो है वो खींच सकता है ना। तो ऐसा दिक्कत जो है वो C3 प्लांट्स में आ सकती है, C4 प्लांट्स में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी हो जाती है गलत। अब देखो डी में क्या है, द स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स ओपन एट नाइट। ये तो बच्चे को भी पता होगा कि कैम प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है वो रात को खुलता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपिरेशन नहीं करना होता है ना। दिन में अगर वो खोल के बैठ जाएगा तो जहाँ पे पानी नहीं है ना, एक तो वैसे ही वहाँ पे पानी नहीं है पौधे के लिए, और अगर वो ट्रांसपिरेशन करेगा तो जितना भी पानी है वो तो निकल जाएगा लीफ से, तो मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस बी और डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। जिन्होंने सही चूज़ किया है आपको +3, जिनका गलत हुआ है -1। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, बोल रहा था एंजाइम रूबिस्को इज इन्वॉल्व्ड इन विच पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपको पूछा है कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो फोटोसिंथेसिस के किस पार्ट में इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको दिया है पहला ऑप्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, उसके बाद बी है जेड स्कीम, सी आपके पास दिया है कैल्विन साइकिल और डी आपके पास दिया है C4 कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड्स है, फटाफट से चूज कर लो। देखो, जिन्होंने तो आराम से पढ़ा है ना, जिनको आराम से बिल्कुल सब कुछ याद है, वो तो आराम से चूज कर लेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने वाला सवाल है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कैल्विन साइकिल। क्यों कैल्विन साइकिल? देखो, जब भी C3 साइकिल चलती है ना तभी तो रूबिस्को का काम आएगा। मेन काम तो देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट चाहिए, ATP बने, NADPH बने। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कहीं भी रूबिस्को यूज़ नहीं हुआ। जेड स्कीम में मैंने आपको कल भी बताया था ये किसके किसके बीच में चलता है ना, वाटर और जो आपके इलेक्ट्रॉन। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो P680 से
एक्साइट होते हैं, है ना, और वाटर की स्प्लिटिंग से आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये साइकिल आपस में चलती रहे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, अब इसकी भरपाई कौन करेगा, वाटर स्प्लिटिंग करेगा। तो ये जो साइकिल है पूरा इलेक्ट्रॉन का, इसको बोलते हैं जेड स्कीम। तो यहाँ पे भी रुबिस्को कहीं यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद C4 कार्बन फिक्सेशन। C4 कार्बन फिक्सेशन में बेसिकली पेपकेज एंजाइम आता है जो कि CO2 को एटमॉस्फेयर से खींचता है। बाकी जब ये कार्बन को फिक्स कर दे रहा है, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, है ना, तो वो C4 आपका ऑर्गेनिक एसिड बन चुका है ना, 4 कार्बन का। फिर ये इसको भेज तो कहाँ रहा है, C3 साइकिल में ही भेज रहा है ना, जहाँ पे आपका रुबिस्को एंजाइम बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि रुबिस्को एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व है, केल्विन साइकिल में। इसीलिए जिन्होंने ये चूज़ किया है उनको मिल जाते हैं +3 और जिनका गलत हुआ है उनके लिए -1। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड विद द अजम्पशन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ 3-phosphoglycerate is high inside chloroplast of an actively photosynthesizing leaf। ठीक है, देखो आपको ना एक कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि आपने एज्यूम कर लिया है कि जो 3PGA है ना, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। कहाँ पे, एक एक्टिवली क्लोरोप्लास्ट जो कि एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, एक लीफ है ना, लीफ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये बोल रहा है कि एक्टिवली ये जो लीफ है ना फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसके बीच में 3PGA की जो मात्रा है ना वो हाई हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको राइट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, आपके पास पहला स्टेटमेंट दिया है, देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा आपको दिया है द एक्टिविटी ऑफ ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज इज विल बी इनहिबिटेड। उसके बाद बोला है द कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम सुक्रोज टू स्टार्च। ठीक है, और डी आपके पास दिया है स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड एंड कार्बन फ्लो विल बी मोर टुवर्ड्स सुक्रोज सिंथेसिस। ठीक है, आराम से 10-15 सेकेंड लो और बना के देखो, ठीक है, कि क्या आंसर बनेगा। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं A एंड B। ठीक है, B दे रखा है B एंड D, C दे रखा है C एंड D और D आपके पास दे रखा है A और C। ठीक है, आराम से सोचो और फिर जो है वो मार्क करो। आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो चूज़ कर लिया होगा। अब हम एनालिसिस करके समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कैसे आंसर बनेगा। देखो पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, बोल रहा है देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे भी देखो फोस्फोग्लिसरेट है ना, फोस्फो तो इतना तो समझ आ रहा है कि फोस्फेट तो है और ऑलरेडी उसने बता रखा है कि हाई अमाउंट है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बी बोल रहा है द एक्टिविटी ऑफ ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड। ठीक है, तो देखो ये कैसे इनहिबिट होगा, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। अब देखो सी, देखो बोल रहा था कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम सुक्रोज टू स्टार्च। ठीक है, अब देखो कल हमने ये बिल्कुल प्योर स्टेटमेंट वहाँ पे पढ़ी थी कि जब PGA की मात्रा ज़्यादा हो गई है, अब वो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बना सकता है ना, या सुक्रोज बना सकता है, कोई भी शुगर बना सकता है। जब ज़्यादा अमाउंट में सुक्रोज वो बना सकता है तो उसको वो और ज़्यादा अच्छे से, है ना, जो स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज मैंने आपको बताया था कि जैसे सुक्रोज है ना, ये तो आपका शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए बना रहा है प्लांट, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए क्या बनाएगा, स्टार्च, इस तरह के पॉलीसेकेराइड्स, है ना, इस तरह की शुगर्स जो है उनको वो स्टोर करेगा। तो जब ज़्यादा अमाउंट में इसके पास पड़ा हुआ है तो प्लांट क्या करेगा,
कि अब लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो फूड है वो बना लेता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही कि सुक्रोज से अब जो डाइवर्ट है कार्बन फ्लो किस तरफ को हो जाएगा कि स्टार्च बनाना है इसको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ए और सी जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। एक बार जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। बोल रहे स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड। अब देखो 3PGA बन रहा है तो स्टार्च सिंथेसिस कैसे इनहिबिट हो जाएगा, जब वहाँ पे आराम से सुक्रोज की मात्रा आराम से सब कुछ चल रहा है ना, अच्छे अमाउंट में ग्लूकोज बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, इस तरह की शुगर्स बन रही है, तो स्टार्च क्यों नहीं बनेगा। ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर डी तो कतई गलत है ना। और ये बोल रहा है द कार्बन फ्लो विल बी मोर टुवर्ड्स दी सुक्रोज सिंथेसिस। जब इतना सारा उसके पास मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो सुक्रोज शॉर्ट टर्म वाली शुगर बना करके क्या करेगा, वो लॉन्ग टर्म वाली शुगर बनाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो राइट कॉम्बिनेशन है। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनको मिल जाते हैं +3, जिनका गलत है उनके लिए -1। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना ध्यान से, क्या पूछा आपसे, बोल रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात की है। अब आपको पता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और साइक्लिक, ये दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया है, बोल रहा है एटीपी इज जनरेटेड विदाउट कॉन्कोमिटेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम PS1 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। और सी आपके पास दिया है PS2 डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और डी आपके पास दिया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन NADP पॉजिटिव / NADPH, ठीक है, ये ओवर है, ठीक है, इनकी रेशो की बात की गई है, ये रेशो जो है वो हाई होती है, ये तब की बात कर रहा है, ठीक है। आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है, 5 सेकेंड ले लीजिए आराम से और इसको चूज़ कीजिए। सो आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये समझो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है। कल भी मैंने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से ये डिटेल में समझा था साइक्लिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा फोटो सिस्टम काम करता है, PS2, फिर यहाँ से फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, फिर यहाँ से PS1 के पास जाएगा, ठीक है। PS1 जो है उसके पास FeS होता है, फिर फेराडॉक्सिन होता है, फिर उसके बाद क्या बनाता है, ये NADPH बनाता है ना। और यहाँ पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, यहाँ पे क्या बन रहा था, ATP बन रहा था। बताओ ऐसे ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें ये याद है कि इसमें PS2 का, ये वाला PS2 जो है इसका रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो PS1 है ना, PS1 खुद जब इंडिपेंडेंटली काम करता है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है, सॉरी ये PS1 नहीं है, ये है PS1, ठीक है। तो यहाँ का जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है, कहाँ जाता है, आयरन सल्फर सेंटर के पास जाता है, ठीक है। आयरन सल्फर सेंटर से ये फिर दोबारा यहाँ साइटोक्रोम B6 में आता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है, और फिर यहाँ से ATP बनती रहती है। कहने का मतलब ये है, ना तो यहाँ पे NADPH बनता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इस साइकिल में घूमता रहता है साइकिल में, ना ही यहाँ पे PS2 इन्वॉल्व होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और इसी ये वाली जो ATP बन रही है ना, इसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। फोटो लग गया आगे यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, और साइक्लिक लग गया आगे यानी कि सिर्फ PS1 से ये ATP जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपको बोल रहा है ATP इज जनरेटेड विदाउट
कॉन्कोमिटेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। बिल्कुल सही बात है कि ATP फॉर्म हो रही है लेकिन NADPH फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम PS1 टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, है ना, B6F कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। तो ये बिल्कुल सही बात है कि PS1 से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम B6F के पास जा रहा है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, बोल रहा है PS2 डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे इसके PS2 के इलेक्ट्रॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। PS1 अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस PS1 के पास चला जाता है। ठीक है, तभी इसको साइक्लिक कह रहे हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रॉन्ग, है ना, और यही हमारा आंसर हो जाता है। क्या बोल रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन NAD पॉजिटिव ओवर NADPH रेशो इज हाई। अब देखो, अगर ये रेशो हाई होगी मतलब वहाँ पे NAD पॉजिटिव की रिडक्शन होनी चाहिए थी और रिडक्शन हो गया NADPH बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन्होंने सही दिया है उनको +3, जिनका गलत है उनका -1। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, बोल रहा है रुबिस्को कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 2। आपको बताना है कि जो रुबिस्को है वो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का कन्वर्जन किस में करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, कौन सा, P, बोल रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेबल 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद Q स्टेटमेंट दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लूकोलेट। ठीक है, उसके बाद R स्टेटमेंट आपके पास दी है 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट, और आपके पास लास्ट स्टेटमेंट दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, आपको करेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करना है। 5 सेकेंड्स ले लो, आराम से चूज़ करो और फिर मार्क करो अपना आंसर, है ना। ऑप्शंस आपके पास दे दिए हैं A, B, C और D। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो चूज़ कर लिया होगा। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, हमने केल्विन साइकिल पढ़ा था, है ना, वहाँ पे क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, हमें ये बताना है कि रुबिस्को किस में इसको कन्वर्ट करता है। तो हमें वहाँ पे देखो, फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट तो आपको पता ही है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। P देख लो किस किस में है, इसमें है, इसमें है, बाकी दो में P नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर B भी गलत, ऑप्शन नंबर D भी गलत। ठीक है, अब देखो दूसरे में ये बोल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन सकता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन सकता है, फॉस्फोग्लूकोलेट बनता है ना। ऐसा कब होता है, जब C2 साइकिल चलती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, टॉक्सिक होता है ना, और इसी को चेंज करने के लिए किस में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज करने के लिए C2 साइकिल चलती है। राइट, तो अगर आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। P और Q जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, है ना। R क्या बोल रहा है, R स्टेटमेंट बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट, तो देखो ये हो जाता है गलत, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं बनता वहाँ पे, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5-फॉस्फेट भी नहीं बनता, ये भी गलत है। R और S गलत हैं, P और Q सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। राइट, तो जिन लोगों ने सही दिया है +3, जिनका गलत हुआ है -1। चलो ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेट CO2 फिक्सेशन ऑफ टिपिकल C3 एंड C4 प्लांट्स अंडर इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेटिंग लाइट। देखो, जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो पूरी देख ली ना, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो का एक भी सवाल उन्होंने छोड़ा होगा। सारे के सारे सवाल, सारे के सारे टॉपिक्स, हर कुछ वहाँ पे डिस्कस्ड है बहुत डिटेल में। ये ग्राफ्स हमने कल बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल रिक्वेस्ट कि इन सब को सॉल्व करने से पहले वो वीडियो देखो।
वो वीडियो देख के फिर इन क्वेश्चंस को लगाओ, आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस हलवा हैं, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देखो, चेकआउट करो, पढ़ो और फिर इनको सॉल्व करो, राइट। चलो, आपके पास क्या बोला है कि आपको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है ग्राफ का, जो कि कार्बन फिक्सेशन के बारे में बताते हैं कि C3 प्लांट्स कैसे करेंगे, C4 प्लांट्स कैसे करेंगे, ठीक है। आपको एक कंडीशन दे दी है कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है एंड सैचुरेटिंग लाइट की कंसंट्रेशन है वो एक तरह से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सैचुरेटिंग लाइट है और CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, यानी कि यहाँ पे देखो CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारे काम की क्या है, CO2 कंसंट्रेशन। एक साइड पे आपको कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, कितनी कार्बन फिक्सेशन हो रही है, उसके बारे में आपको बता रहा है। आपके पास ये 4 ग्राफ हैं, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ऑप्शन नंबर C और ये आ गया ऑप्शन नंबर D, राइट। आपके पास 5 सेकेंड्स है, फटाफट से चूज कर लो। ठीक है। सो जिन्होंने तो भाई कल की जो वीडियो है फोटोसिंथेसिस वाली वो पूरी पढ़ी है, वो तो आराम से देख के बता देंगी कि कौन सा ग्राफ आएगा, है ना। देखो, C3 प्लांट्स में दिक्कत क्या होती है, अगर 50 ppm से कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बन फिक्सेशन नहीं कर सकते, उस केस में वो O2 फिक्सेशन करने लग पड़ता है, रुबिस्को एंजाइम, है ना। रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बन फिक्सेशन भी कर सकता है और O2 की फिक्सेशन भी कर सकता है। अब अगर इसको कार्बन फिक्सेशन करनी है तो एटमॉस्फेयर में लगभग 50 ppm की कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अगर इससे कम CO2 कंसंट्रेशन रहेगी तो C3 प्लांट जो है वो कम फिक्सेशन करेंगे, है ना। और इससे अगर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो आराम से अच्छी तरह से, है ना, कार्बन फिक्सेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन C4 प्लांट्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इनके पास होता है कौन सा एंजाइम, पेपकेज एंजाइम, जिसकी मदद से ये अगर 0 पॉइंट समथिंग में भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट है, ये तब भी फिक्सेशन कर लेंगे, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से यहाँ पे C3 इतनी अच्छी फिक्सेशन कर सकता है, नहीं कर सकता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। B में भी देखो, C3 जो है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में इतनी अच्छी फिक्सेशन नहीं कर सकता, ये भी गलत है। अब बचा आपके पास ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी अच्छी फिक्सेशन कैसे हो पा रही है, नहीं हो सकती ना, है ना। तो ये चीज़ जो है ये इस ऑप्शन को थोड़ा सा गलत बना देती है, ठीक है। बाकी अगर आप टू द पॉइंट बात करें तो C3 की जो फिक्सेशन है, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन C4 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आपको मैंने कल बताया था कि जब नॉर्मली सब कुछ प्रेजेंट होता है ना, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, अच्छी मात्रा में, है ना, कम लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं है, तो C3 प्लांट्स अच्छे से कार्बन फिक्सेशन कर सकते हैं। इसीलिए देखो ये साथ साथ में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है, लाइट इंटेंसिटी अच्छी है, तो अच्छे से कार्बन फिक्सेशन C3 प्लांट्स कर पा रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है आपको मिल जाते हैं +3, जिन्होंने गलत चूज़ किया है उनके लिए -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बोल रहा है द टेबल बिलो शोज फोटोसिंथेटिक टाइप, टेम्परेचर एंड सनलाइट इंटेंसिटी लेवल्स। Which of the following correctly matches the plant photosynthetic type with the temperature and sunlight condition in which photosynthetic rate per unit leaf area is maximum for the plant? ठीक है, आपको देखो आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, फोटोसिंथेटिक टाइप दिया यानी कि C3 प्लांट दिया, C4 प्लांट दिया है। आपको अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और सनलाइट, है ना, इनको बिल्कुल सही मैच करना है, ठीक है, कि टेम्परेचर में इनका फोटोसिंथेटिक टाइप कैसा फोटोसिंथेसिस जो है ये परफॉर्म करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चूज़ करना है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और D, ठीक है। आराम से 5-10 सेकेंड लो और जोड़ के देखो क्या ऑप्शन जो है वो बन रहा है।
ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप पहले वो वीडियो देखें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, आई थिंक आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा अपना ऑप्शन, है ना। चलो अब देखो कौन कौन से प्लांट्स हैं। C3 और C4 की बात की है। कल ही हमने देखा था जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते, है ना। यानी कि टेम्परेचर इनको कैसा चाहिए, थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और सनलाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हाई सनलाइट इंटेंसिटी को भी ये बेयर नहीं कर सकते। यानी कि इनको जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो भी मॉडरेट टाइप की चाहिए। वहीं पे जो C4 प्लांट्स हैं, है ना, ये टेम्परेचर भी हाई बेयर कर लेते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कल चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो में, बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब बना के देखते हैं। C3 प्लांट्स जो हैं उनको टेम्परेचर चाहिए मॉडरेट और सनलाइट भी चाहिए मॉडरेट। यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो बनना चाहिए A2Q, ठीक है, A2Q, ये रहा A2Q, है ना। और B वाला जो है C4 प्लांट्स, ये रहते हैं कैसे, हाई टेम्परेचर में और सनलाइट इंटेंसिटी भी हाई बेयर कर लेते हैं। यानी कि इसका ऑर्डर बनेगा B1P, है ना। तो इसके पास है B1P, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। तो जिन लोगों ने सही दिया है भाई उनको मिल जाते हैं कितने, +3। जिन लोगों का हुआ है गलत, -1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कार्बन इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। बोल रहे जब C4 फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में तो कौन सा 4 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है मैलेट और एस्पार्टेट, बी दिया है एस्पार्टेट एंड एलानिन, सी दिया है फोस्फोनोल पायरुवेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट और डी आपके पास दिया है एलानिन एंड पायरुवेट, ठीक है। आराम से 5 सेकेंड्स ले लो और इसको चूज़ करो कौन से बनेंगे। C4 फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा 4 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। C4 में कल ही हम लोग पढ़ के आए थे, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके साथ क्या दिया हुआ है, फोस्फोनोल पायरुवेट, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। एस्पार्टेट एलानिन ये भी गलत है, पायरुवेट और ये भी गलत है। बचा कौन सा, मैलेट और एस्पार्टेट, ठीक है। तो जब हमने वहाँ पे पूरी डायग्राम देखी थी, हमने वहाँ पे देखा था कि मैलिक एसिड बनता है ना, और फिर ये चेंज भी हो जाता है, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब C4 प्लांट्स में बन जाता है ना, तो वो मैलेट में भी चेंज हो सकता है, एस्पार्टेट, इस तरह के जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उनमें चेंज हो सकता है। कल बात हमने की थी ये। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनको +3, जिन्होंने ये नहीं किया उनको -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है गिवन बिलो आर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स फाउंड इन सन और शेड एक्लेमेटेड लीव्स, ठीक है। देखो आपके पास 2 तरह के लीव्स हैं, ऐसे लीव्स जो कि सनी एरिया में है ना, जहाँ पे सन रहता है अच्छे खासे टाइम तक, वो वाले लीव्स, और शेड में रहने वाले लीव्स, ठीक है। तो इनके लिए आपके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। आपको क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए, जो शेड एक्लेमेटाइज्ड लीव्स हैं उनके लिए चूज़ करना है ना, जो शेड में रहने की आदत पड़ गई है जिनको, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपको दी है हाई ड्राई मास पर यूनिट एरिया, दूसरी दी है हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर एरिया, तीसरी दी है लो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशो, और डी दी है लोअर डार्क रेस्पिरेशन पर एरिया, और ई दी है हायर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पर एरिया, ठीक है। आराम से 10 से 15 सेकंड लो और इसको बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। बना के देखो, इजी क्वेश्चन है, इसकी बात भी हम लोग कल कर चुके हैं। आराम से इसको बनाओ और फिर देखो कि क्या आंसर आ रहा है।
चलो, आई होप आप लोगों ने अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लिया होगा। काफ़ी टाइम दिया मैंने इसको चूज़ करने के लिए, है ना। चलो अब हम एनालिसिस करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है ना, दिमाग लगेगा इसमें। आपको बोला है शेड में रहने वाले जो लीव्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ करो। अब देखो, कोई अगर शेड में रहता है ना, जैसे ये पत्ता है, ये शेड में पड़ा हुआ है, यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो कम पहुँचेंगी, यानी कि यहाँ से ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, है ना। और आपको स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, हाई ड्राई मास पर यूनिट एरिया। ड्राई मास, जब भी हम ड्राई मास की बात करते हैं ना, कहने का मतलब है इसमें से पूरा का पूरा H2O निकाल दो, जो बचेगा, जो सेल्स का मास बचेगा उसको हम ड्राई सेल मास बोल देते हैं। अब देखो, जो शेड में रहता है वो ट्रांसपिरेशन कम करेगा, यानी कि उसके सेल्स में आराम से पानी पड़ा होगा। तो यहाँ पे हाई ड्राई मास कैसे बन गया, नहीं बन सकता ना, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो हो जाती है गलत। तो ए जिस जिसमें है उसको निकाल दो, ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए गलत हो गया और सी गलत हो गया, ठीक है। बचा कौन सा, बी और डी, है ना। अब देखो, दूसरे में इन्होंने लिखा है हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स पर एरिया, ठीक है। चलो इसको एक बात के लिए कंसिडर कर भी लेते हैं। अब देखो तीसरा, देखो बोल रहा है लोअर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशो, ठीक है, कि बोल रहा है कि लो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रेशो बनेगी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखो समझो, अगर यहाँ पे ये शेड में पड़ा हुआ है, अगर ये फोटोसिंथेसिस ही ज़्यादा, क्योंकि सनलाइट कम आएगी ना, अगर सनलाइट कम आ रही है यानी कि वहाँ पे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशो भी कम होगी, है ना। और अगर इसको अपना काम चलाना है तो हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर एरिया रखने पड़ेंगे। अगर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशो कम है और फोटोसिंथेसिस से जिंदा रहना है पौधे को, तो क्या कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट बढ़ा लेना, क्लोरोप्लास्ट बढ़ जाएगा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशो कम हो जाएगी, और ठीक है, तो यानी ये सही है, ये सही है। और तीसरा क्या बोल रहा है, लोअर डार्क रेस्पिरेशन पर एरिया, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लोअर डार्क रेस्पिरेशन की बात क्यों कर रहा है, देखो ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी तो कम बनेंगे, प्रोडक्ट्स कम बनेंगे तो यानी कि डार्क रिएक्शंस जो होती हैं केल्विन साइकिल वगैरह वो भी कम होंगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है ई बोल रहा है हायर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पर एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो शेड में पड़ा है जिसके पास क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशो कम है, उसके पास हायर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई भी गलत होता है इस वजह से, ठीक है। तो कौन सा राइट ऑप्शन बनता है, बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। जिन्होंने ये चूज़ किया है आपको मिलते हैं +3, जिन्होंने गलत चूज़ किया उनके लिए -1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेपकेज इज इनकरेक्ट, ठीक है। पेपकेज एंजाइम के लिए आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनकरेक्ट ढूंढनी है आपको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ऑप्शन में आपको क्या बोला है, ड्यूरिंग द डे C4 पेपकेज इज इनएक्टिव वेयर एज कैम पेपकेज इज एक्टिव, ठीक है। बोल रहा है कि C4 प्लांट्स में जो पेपकेज होता है वो इनएक्टिव होता है दिन में, लेकिन जो कैम प्लांट्स होते हैं उनका पेपकेज एंजाइम एक्टिव होता है दिन में, ठीक है। दूसरा आपको बोल रहा है पेपकेज इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन, ओके। उसके बाद सी आपको बोल रहा है पेपकेज काइनेज फॉस्फोराइलेट्स पेपकेज
और उसके बाद डी ऑप्शन बोल रहा है द सिंथेसिस ऑफ पेप्केज काइनेज इज मॉड्यूलेटेड बाय सर्काडियन रिदम ऑफ कैम लीव्स। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, फटाफट से चूज कर लो, बहुत ही ईजी सवाल है। सो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। देखो पहला ही ऑप्शन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द डे C4 पेप्केज इनएक्टिव होता है। अगर ये इनएक्टिव होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैप करेगा, नहीं करेगा ना, यानी कि ये जो ऑप्शन है यही गलत है, सबसे पहले वाला ही गलत है और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। कैम वाला जो पेप्केज है वो दिन में एक्टिव होता है ना, वो देखो ना, ये है आपका पेप्केज, मतलब ये है आपका मान लो सेल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका CO2 है ना, ये पड़ा हुआ आपके C4 प्लांट में, मान लो अभी यहाँ पे क्या है, पेप्केज एंजाइम। ठीक है, अब जो C4 वाला है वो तो अपना स्टोमेटा दिन में खोल रहा है दिन में, यानी कि CO2 यहाँ से एंटर करेगी, पेप्केज एंजाइम इसको खींच रहा है ना, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि ये इनएक्टिव है ड्यूरिंग द डे, है ना, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हो जाता है गलत। फिर इन्होंने क्या बोला कि कैम प्लांट्स हैं। अब कैम प्लांट्स में मुझे बताओ कि वो अपना स्टोमेटा कब खोलते हैं, CO2 को लेने के लिए रात को खोलते हैं, यानी कि इसका पेप्केज एंजाइम जो है वो रात को एक्टिव रहेगा ना, और यहाँ पे इन्होंने दिन में एक्टिव लिख दिया हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल दोनों साइड से गलत हो गई, इसीलिए ये राइट ऑप्शन है ना। उसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। बोल रहा है पेप्केज इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही बात है। जो पेप्केज काइनेज होता है ना, पेप्केज काइनेज फॉस्फोराइलेट्स पेप्केज, तो काइनेज का काम ही होता है फॉस्फोराइलेशन करना, और जब पेप्केज एंजाइम फॉस्फोराइलेट होता है हमेशा वो तब एक्टिवेट होता है। अगर कोई पेप्केज आकर इसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए तो पेप्केज के ऊपर से ये फॉस्फेट हट जाएगा और ये दोबारा अपनी इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा। एक वीडियो हम लोगों ने डिस्कस करी थी जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देखो और समझो कैसे एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और कैसे जो है वो डीएक्टिवेट होते हैं, है ना। वहाँ पे पेप्केज एंजाइम का जिक्र है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द सिंथेसिस ऑफ पेप्केज काइनेज इज मॉड्यूलेटेड बाय सर्काडियन रिदम ऑफ कैम लीव्स। बिल्कुल सही बात है, सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है। कैम प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में तो देखो आराम से फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है, तब जाकर के वो एक्टिव और इनएक्टिव हो रहा है ना। उस वीडियो में भी यही चीज़ वहाँ पे बताई गई है कि कैम प्लांट्स में जो इसकी एक्टिविटी है ना, कि कब पेप्केज एंजाइम को रात को एक्टिव हो जाना है, दिन में इनएक्टिव हो जाना है, ये सर्काडियन रिदम से पता चलता है, सनलाइट से पता चलता है उसको। तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। +3 उनको जिन्होंने सही चूज़ किया, -1 उनको जिन्होंने गलत चूज़ किया, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग और ज़्यादा मेहनत करिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों का कम स्कोर है वो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बायोकेशन अब जो है वो अपने बैचेस जो है वो स्टार्ट कर रहा है। आप हमें विज़िट कर सकते हैं, है ना। अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं 20C सेक्टर चंडीगढ़ में, और अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तब भी आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमें दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे बायोकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। और इस चैनल को तो आपको सपोर्ट करना ही करना है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और नए नए अपडेट्स और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।